मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरियस कार कंपनी में से एक है, जिसका नेटवर्थ लगभग $80 बिलियन है। लेकिन इसका शुरुआती सफर भूलना आसान नहीं है। ये कहानी एक गरीब इंजीनियर से शुरू होती है, जिसने कई असफलताओं का सामना किया अपनी पहली हॉर्सेस कैरेज बनाने के इरादे में। अपनी मुश्किलों के बावजूद उसने साबित कर दिया कि सब गलत थे और अपने छोटे से वेंचर को 19वीं सदी के अंत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कार कंपनी बना दिया, जिसका नाम था कार्ल बेंज। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जहां उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे, जो मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे। जब कार्ल 2 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। यकीनन कार्ल का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में जीने के बावजूद और खाली पेट सोने के बाद भी उनकी माँ ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए सब कुछ किया। जब वो 15 साल के थे, कार्ल ने अपने पिता के कदमों पर चलने का फैसला किया और कार्लसरूका विश्वविद्यालय में यांत्रिकी प्रवेश परीक्षा पास की। कार्लसरूका से 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने के बाद कार्ल ने अगले 7 साल कई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब में काम किया। उन्होंने जो कुछ सीखा उसे अपने वेंचर को शुरू करने के लिए उपयोग किया। 1871 में 27 साल की उम्र में कार्ल ने एक मैकेनिक ऑगस्ट रिटर के साथ मिलकर अपनी जर्नी शुरू की। उन्होंने मुहिम में एक मैकेनिकल वर्कशॉप चलाना शुरू किया, लेकिन कार्ल का बिजनेस पार्टनर भरोसेमंद नहीं निकला। कार्ल उस वक्त बर्था रिंजर नाम की एक लड़की से मिले, जो कुछ सालों बाद उनकी पत्नी बन गई। एक अमीर परिवार में पैदा हुई बर्था उनके बिजनेस को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने अपने दहेज का पैसा इस्तेमाल करके रिटर के कंपनी के पूरे शेयर्स खरीद लिए और बर्था और कार्ल ने बिजनेस पर पूरी कंट्रोल ले लिया। कार्ल की वेंचर की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी कि बैंक्स ने डिमांड किया कि उसे इनकॉर्पोरेटेड किया जाए। इसने उन्हें दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ने के लिए मजबूर किया और 1882 में अपना बिजनेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बदल दिया। अंत में कार्ल के पास सिर्फ 5% शेयर्स बचे थे और उन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया गया और असल में कंपनी में उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती थी। इस व्यवस्था से परेशान और दुखी अगले ही साल कार्ल ने अपने सामान उठाए और कंपनी को छोड़ दी। उनका पुराना शौक साइकिल के प्रति उन्हें मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम के पास ले आया, जो मुहिम में एक साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने बेंज एंड सी कंपनी एस्टेब्लिश किया। कार्ल ने साइकिल का सामान यूज करते हुए एक ऐसा व्हीकल बनाया जो पहला ऑटोमोबाइल माना गया। 1885 में इसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ये 2 सिलेंडर व्हीकल 3 वायर व्हील्स पर चलता था, जो एक ट्री साइकिल का रूप लेता था और गैसोलीन 4 स्टॉक मोटर से चलाया जाता था। इसका एक सिलेंडर इंजन 2/3 हॉर्स पावर उत्पन्न करता था और लगभग 7 मील्स पर आवर की स्पीड चल सकता था। उन्होंने 1886 में अपनी बंडर कार को पब्लिक के सामने रखा, लेकिन उन्हें मिक्सड रिव्यूज मिले। कुछ लोगों ने उनके क्रिएशन की तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोग इस मशीन को लेकर शंका में थे और कई लोग नहीं चाहते थे कि वो मेन स्ट्रीट पर ड्राइव करें, क्योंकि उन्हें डर था कि व्हीकल फट सकता है और कई लोगों ने तो उनका मजाक भी बनाया। फिर भी कार्ल बेंज को यकीन था कि उनकी हॉर्सेस कैरेज भविष्य है और उन्होंने 1888 में कार बेचनी शुरू की। दुनिया में पहला व्यक्ति बन गया ऐसा करने वाले। उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर उनकी पत्नी थी, जिन कुछ लोगों ने गाड़ी खरीदी थी वो सिर्फ छोटी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और ये गाड़ियां बहुत महंगी थी, जो सिर्फ अमीर और इलाइट लोगों के लिए उपलब्ध थी और कई इलाइट मेंबर्स को भी ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बहुत शोर करती थी और मेसी थी। एक सुबह बर्था बेंज बहुत जल्दी उठी, जबकि कार्ल अभी भी सो रहे थे, और अपने पति की गाड़ी में बैठ गई और ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सफर पर निकल गई। उन्होंने अपने 2 बेटों को साथ लिया और फौजी में अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ी, जो मुहिम से 66 मील दूर थी। बर्था ने अपने पति को ये प्लान्स नहीं बताए, शायद इसलिए क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो उन्हें जाने नहीं देते। उस समय कोई भी कार या मोटराइज्ड कैरेज इतनी लंबी दूरी तय करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। बर्था को रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि घोड़े के लिए बनाए गए डस्टी और पत्थरी रास्ते, गैस लेने के लिए फार्मेसी पे रुकना और कुछ मैकेनिकल रिपेयर्स भी करने पड़े। 66 मील का सफर करने में बर्था और उनके 2 बेटों को 12 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार वो सब सुरक्षित फॉर्जिम पहुंचे। इस सफर का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि लोगों ने देखा कि ऑटोमोबाइल अगला बड़ा चीज है और कार्ल के बिजनेस को बहुत
पब्लिसिटी मिली। जल्दी ही बेंज एंड सी कंपनी ग्रो करने लगी, इतना कि 1890 तक ये जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा इंजन मैन्युफैक्चरर बन गया। दो नए बिजनेस पार्टनर फ्रेडरिक बॉनफेयर और जूलियस गेंस के एडिशन के साथ उन्होंने बिजनेस और मार्केटिंग साइड का ध्यान रखा। अपने बिजनेस पार्टनर के सुझाव पर उन्होंने एक नए और सुधारे हुए ऑटोमोबाइल का निर्माण किया जो 1893 में मार्केट में आया। उन्होंने इसे बैन विक्टोरिया का नाम दिया, जो 3 हॉर्स पावर इंजन के साथ आता था और 11 मील पर आवर की स्पीड दे सकता था। ये व्हीकल अच्छी बिक्री करने लगी, लेकिन इसका अगला डिजाइन बेन विलो दुनिया का पहला लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार बना, जिसे दुनिया में 1890s और अर्ली 1900s के दौरान बेंज एंड सी को सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया। लेकिन बेंज कंपनी की ये नई सफलता का सामना एक और कंपनी डिमलर मोटोरेन कर रही थी, जो इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। डिमलर मोटोरेन को गॉटलिब डिमलर और विलियम मेबेच चला रहे थे। दोनों शानदार इंजीनियर्स थे, लेकिन डिमलर को खास रूप से बिजनेस चलाने की स्ट्रेटेजी थी जो कार्ल बेंज के पास नहीं थी। पहली डिमलर गाड़ी 1892 में कॉमर्शियली बेची गई। 2 साल बाद उन्होंने एक और 2 सिलेंडर कार लॉन्च की और 1897 में उन्होंने अपनी पहली फ्रंट इंजन मॉडल डिमलर फियोनिक्स लॉन्च की। यह स्पष्ट था कि डिमलर कंपनी बेंज के करीब आ रही थी, क्योंकि उनकी गाड़ियां पब्लिक के लिए ज्यादा आकर्षक और कंफर्टेबल थी। लेकिन मिस्टर डिमलर का 1900 में निधन हो गया, जिसे मेबेच ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। मेबेच की निगरानी में ही उन्होंने अपना शानदार अचीवमेंट डिजाइन किया, मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर। ये पहली ऑटोमोबाइल थी जो हमारे आज के कार की विचार से मिलती थी। इसमें एक पावरफुल गैस इंजन था। पहली रेसिंग के लिए बनाई गई ये गाड़ी एक अमीर बिजनेसमैन एमिल जेलिनेक के रिक्वेस्ट पर बनाई गई थी, जिसने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर कार का नाम रखा। ये कार कई स्ट्रीट रेसेस और हिल्स क्लाइंब इवेंट जीती, 56 मील्स पर आवर की स्पीड पर, जो अपने समय की किसी भी दूसरी व्हीकल से सुपीरियर थी। ये कार डिमलर कंपनी पर बहुत ध्यान खींची थी। फिर उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को मर्सिडीज ब्रांड के नीचे रिब्रांड किया और नए मॉडल बनाने लगे रेसिंग और पब्लिक यूज के लिए। दूसरी तरफ ये नया ट्रेंड कार्ल बेंज के पार्टनर को पसंद नहीं आया, जो उनसे मुकाबला करने के लिए तुरंत एक नया और तेज मॉडल चाहते थे। उन्होंने बिना कार्ल की अनुमति के कुछ फ्रेंच डिजाइनर्स को नया मॉडल बनाने के लिए बुला लिया। कार्ल इस फैसले से नाराज और दुखी थे, क्योंकि कार्ल को कभी भी ऑटो रेसिंग का विचार पसंद नहीं था और वो हमेशा धीरे और सावधानी से चलना पसंद करते थे। उन्हें तेज स्पीड पर पब्लिक रोड पर गाड़ी चलाने के शोर और खतरे से डर लगता था। उनकी टीम द्वारा बनाई गई गाड़ी भी सफल नहीं हुई और ये बेंज कंपनी के लिए नुकसानदायी हो गया, जो 1903 और 4 के बीच क्राइसिस से गुजर रही थी। नाराज और निराश कार्ल ने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने रहे। अंत में उन्होंने अपनी गाड़ियों को रेस करने की अनुमति दे दी और ये रेसिंग सफलताएं ही अंत में उनकी कंपनी को बचाने में मददगार साबित हुई। 1908 तक बेंज के पास एक 120 हॉर्स पावर रेसर थी, जो लेनिनग्रेड से मॉस्को तक 8.5 घंटे में 50 मील पर आवर की स्पीड पर पहुंचा, जो कि उस वक्त के प्रिमिटिव ट्रैक को देखते हुए एक अविश्वसनीय कारनामा थी। इसने बेंज को डिमलर के साथ रखा, उस वक्त की एक सबसे अधिक पसंदीदा गाड़ी बनाते हुए। लेकिन ये सफलता कुछ समय के लिए थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी के हार के बाद देश एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और दोनों कंपनीज डिमलर और बेंज बहुत मुश्किलें झेल रही थी। अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए दोनों कंपनीज ने अपने कंपटीशन को एक तरफ रखा और 1924 में एक समझौते पर साइन किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स को मिलाने का फैसला किया, अपने इंडिविजुअल नेम्स को बरकरार रखते हुए, ताकि कॉस्ट बचा सकें। लेकिन 1926 में दोनों कंपनीज को पूरी तरह से मर्ज करके इंटरप्राइज डिमलर बेंज बनाया गया। डिमलर बेंज के नीचे कंपनी ने अपने व्हीकल्स को मर्सिडीज बेंज के रूप में रीब्रांड किया और लेट 1920s में कई प्रभावशाली मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे मर्सिडीज बेंज टाइप 630 और मॉडल एस, एसएस और एसएस के। कुछ ही साल बाद अप्रैल 1929 में 84 इयर्स की एज में कार्ल बेंज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद कंपनी साइज और स्ट्रेंथ में बढ़ती रही, दुनिया की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कार मेकर्स में से एक बन गई। जब हिटलर 1933 में जर्मनी में पावर में आया, उसने जर्मन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाने का फैसला किया। एक ऐसा तरीका जो उसने दुनिया को इम्प्रेस करने का सोचा था, वो था इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स में जर्मन कार को एग्जीबिट करना। उसने डिमलर बेंज को ग्रैंड रेसेस में शामिल होने के लिए एक बड़ा सब्सिडी प्रोवाइड किया। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज ने ग्रैंड रेसेस में डोमिनेट किया, अपने W25 और W125 मॉडल के साथ 2 मील्स पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हुए। इन सफलताओं ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में दुनिया के टॉप पर रख दिया, खासकर मर्सिडीज बेंज को, जो हिटलर का पसंदीदा कार ब्रांड बन गया। हालांकि 1939 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक के साथ डिमलर
बेंज कंपनी ने मिलिट्री व्हीकल्स, सबमरीनर्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट इंजन बनाने शुरू किए। उनका सबसे बड़ा बिजनेस लाइन मिलिट्री ट्रक्स था। 1942 तक उन्होंने पब्लिक कार्स का प्रोडक्शन बिल्कुल रोक दिया क्योंकि उनके सभी रिसोर्सेस वॉर एफर्ट की तरफ डायरेक्ट हो गई थी। जंग के चलते कर्मचारियों की जरूरत बढ़ गई और मजबूरी में महिलाओं को भी भर्ती करना पड़ा। फिर भी प्रोडक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो मजबूरन कंपनी ने जबरदस्ती मजदूरों का सहारा लिया। ये मजदूर युद्ध बंदी, आम लोग और कंसंट्रेशन कैंप्स के कैदी थे जिन्हें जबरदस्ती फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। 1944 तक डिमलर बेंच के 63,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे जबरदस्ती मजदूर थे। युद्ध के अंत में 1945 में कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें अपने विदेशी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। मजबूरी में कंपनी को दोबारा से खड़ा होना पड़ा। 1946 में उन्हें अमेरिका प्रशासन से प्रोडक्शन की अनुमति मिली। इसके बाद कंपनी ने एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल और डिलीवरी वैन पर ध्यान केंद्रित किया। 1950 तक कंपनी ने अपनी खोई पहचान फिर से हासिल कर ली और विश्व भर में खूब सेल की और तब से आज तक एक से एक लग्जरी कार लॉन्च की। और आज मर्सिडीज बेंज की नेटवर्थ लगभग $80 बिलियन है, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग होता है 7,000 करोड़। वैसे मर्सिडीज बेंज की सफलता की कहानी उनके संस्थापक कार्ल बेंज के साहस और दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं थी। बाकी आपकी फेवरेट कार कौन सी है कमेंट में जरूर बताना। और अगर रोल्स रॉयस की सक्सेस जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।